हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने चॉपर स्टार्ट कर दिया है। लास्ट क्लास में हमने चॉपर का डेफिनेशन देख लिया था और कौन सी स्विच हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था और हमने देखा था कि चॉपर क्या होता है, एक वन स्टेज कन्वर्जन को इन्वॉल्व करता है अपनी प्रोसेस में, जो कि हाईली इफिशिएंट होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो चॉपर सिस्टम होता है ना, उसमें जो कंट्रोल होता है काफ़ी स्मूथ होगा, है ना। रीजनरेशन उसमें पॉसिबल होता है और फास्ट रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए फिर हमने बात की थी कि हम जो चॉपर है उसको किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि यदि हमारा आउटपुट वोल्टेज यदि डाउन कर रहे हैं मतलब स्टेप डाउन हो सकता है, आउटपुट वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं मतलब हम स्टेप अप भी कर सकते हैं, और दोनों प्रोसेस को हम एक ही सर्किट में भी देख सकते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा स्टेप अप डाउन। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप डाउन। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी जो हम क्या शुरुआत कर रहे हैं, हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं किसकी, स्टेप डाउन चॉपर की। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेप डाउन चॉपर। तो स्टेप डाउन चॉपर में हम क्या करते हैं, तो स्टेप डाउन चॉपर में हम जो आउटपुट वोल्टेज देंगे वो क्या कर रहे हैं, उसको वो डाउन हो जाएगा किसके, सेंडिंग सप्लाई वोल्टेज से। ठीक है, हम यहाँ पर चॉपर का सर्किट ड्रा कर लेते हैं। तो देखो चॉपर का सर्किट क्या हो जाएगा, तो चॉपर का सर्किट हो जाएगा, ये हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज Vs, ये हो जाएगा हमारा चॉपर स्विच, ये हो गया हमारा चॉपर स्विच, ये हो गया हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड, और ये हो गया हमारा लोड। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, V0 वोल्टेज, और यहाँ पर I0, है ना। ये हो गया हमारा क्या, फ्री व्हीलिंग डायोड, और ये हो गया हमारा चॉपर स्विच। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा सोर्स करंट, सप्लाई करंट या स्विच करंट। अब इसके हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो ऑपरेशन होता है उसमें क्या होगा, तो हम बाई वेवफॉर्म यहाँ पर देखेंगे। हम इसके वेवफॉर्म देख लेते हैं। तो देखो वेवफॉर्म में क्या हो रहा है, हमको आउटपुट वोल्टेज कैसे मिलेगा। ठीक है, हमको आउटपुट वोल्टेज कैसे मिलेगा, तो आउटपुट वोल्टेज की हम बात करें तो देखो जब भी चॉपर ऑन होगा, ठीक है, चॉपर ऑन हो रहा है, ठीक है, ये चॉपर को हमने स्विच को कनेक्ट कर दिया, चॉपर को कनेक्ट कर दिया तो हमारा जो डायोड होगा फ्री व्हीलिंग डायोड, ये क्या हो जाएगा, तो फ्री व्हीलिंग डायोड जो होगा वहाँ वो हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सर्किट को यहाँ पर कंप्लीट नहीं होने देगा, यहाँ पर ये ओपन कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सोर्स करंट मेरा क्या होगा, इंडक्टर को चार्ज करेगा और लोड में फ्लो होते हुए वापस सप्लाई में आएगा। इस प्रकार से हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। तो हमको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो हमको यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो हमारा सोर्स वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, बट इसकी कंडीशन ये होगी कि चॉपर ऑन होना चाहिए, मतलब ये सिर्फ टी ऑन टाइम के लिए ऐसा होने वाला है। ठीक है, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड क्या हो गया, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा Vs, और ये टाइम कौन सा टाइम होगा, टी ऑन टाइम के लिए। ठीक है, यानी कि चॉपर ऑन होगा। ठीक है, अब क्या हो गया, अब इंडक्टर चार्ज हो गया है। ठीक है, अब हमारा ये जो चॉपर है ये ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही चॉपर ऑफ होगा, ठीक है, चॉपर ऑफ होगा तो इंडक्टर इस प्रकार से क्या होगा,
डिस्चार्ज होगा, ठीक है। इंडक्टर अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा और इस प्रकार से डिस्चार्ज होगा। तो ये जब डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पर किसके थ्रू होगा, फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू होगा। फ्रीव्हीलिंग डायोड यहाँ पर कंडक्ट कर जाएगा। तो फ्रीव्हीलिंग डायोड जब कंडक्ट होगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, जीरो। तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगा। कौन से पीरियड में, तो कौन से पीरियड में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा टी ऑफ में। तो इस प्रकार से हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, टोटल टाइम टी। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टी ऑन टाइम, और ये टाइम हो गया हमारा क्या, टी ऑफ टाइम, टी ऑफ टाइम। इसी प्रकार से अगेन फिर क्या होगा, अब यहाँ पर ये क्या होगा, इसने अपनी जो स्टोर्ड एनर्जी है पूरी रिलीज कर दी है। अब सेकंड साइकिल स्टार्ट होगी। तो सेकंड साइकिल में क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पर सेकंड साइकिल में चॉपर फिर से यहाँ पर ऑन होगा, ठीक है। चॉपर कंडक्ट करेगा, चॉपर स्विच कंडक्ट करेगा। तो अगेन यहाँ पर ये क्या करेगा, सोर्स का करंट किस में आएगा, यहाँ पर लोड में आएगा, और इस प्रकार से इंडक्टर फिर से अगेन चार्ज होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज किस यहाँ पर क्या मिलेगा, तो अगेन वो क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज के बराबर मिल जाएगा। तो अगेन ये क्या हो गया, सोर्स वोल्टेज के बराबर मिल गया। तो इस प्रकार से हमारी ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। ये हो जाएगा वहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2t। तो ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से हम क्या ड्रा कर सकते हैं, देखो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर जो ड्यूटी साइकिल होगी वो क्या मिलेगी, ड्यूटी साइकिल क्या मिलेगी, यहाँ पर हमको जो ड्यूटी साइकिल मिलेगी अल्फा, अल्फा ड्यूटी साइकिल जो अल्फा होगा वो क्या हो जाएगा, द ड्यूटी साइकिल अल्फा हो जाएगा टी ऑन टाइम डिवाइड बाय ओवरऑल टाइम पीरियड। तो एक साइकिल में कितने टाइम में पूरी हुई, तो एक साइकिल हमारी पूरी हुई वो टी टाइम में। तो ये हो जाएगा टी वन बाई टी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ड्यूटी साइकिल अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, टी वन बाई टी। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये विद द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म, है ना, विद द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, है ना। तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर है, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज के बराबर है, बट कौन से पीरियड टाइम के लिए, तो टी ऑन टाइम के लिए, ठीक है। और एक साइकिल हमारी कितने टाइम में पूरी हुई है, तो एक साइकिल कंप्लीट होने में हमको टोटल टाइम टी लगा है। तो इस प्रकार से यहाँ देखा जाए तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, अल्फा वी एस के बराबर हो जाएगा। ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज। अब हमको इसका आरएमएस लिखना है। तो देखो ये क्या है, ये एक पल्स वेवफॉर्म है, ठीक है। पल्स वेवफॉर्म है और वो भी क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में दिख रही है, स्क्वायर के फॉर्म में दिख रही है। तो इसके लिए जो आरएमएस होगा वो क्या होगा, तो आउटपुट का जो आरएमएस होगा वो क्या हो जाएगा, तो आउटपुट का आरएमएस हो जाएगा अल्फा रूट अल्फा वी एस, ठीक है। कैसे आ गया, रूट अल्फा वी एस। यहाँ पर हम देखें तो देखो यहाँ पर जो आउटपुट का आरएमएस लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड, ऑन टाइम का, ठीक है, जब हमको आउटपुट मिल रहा होता है, डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड टी, इनटू मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड है हमारा वी एस, इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा जो आउटपुट आरएमएस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रूट अल्फा वी एस। ये अंडर रूट से बाहर करने पे क्या हो जाएगा, हमको वी एस लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो आउटपुट आरएमएस वोल्टेज क्या हो जाएगा, रूट अल्फा वी एस हो गया, जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि जो आउटपुट का आरएमएस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी ऑन बटा टोटल टाइम पीरियड टी इंटू वी एस का स्क्वायर। यहाँ पर आउटपुट आरएमएस क्या हो जाएगा हमारा, तो आउटपुट आरएमएस हो जाएगा
रूट अल्फ़ा इंटू वी एस। ये हो गया हमारा आउटपुट आरएमएस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये नोट करवा देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कंसिडर ये कर रहे हैं कि जो हमारा लोड है वो क्या है, लोड जो है हमारा वो क्या है, रजिस्टिव लोड है। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टिव लोड है। और हम बात करेंगे कहाँ पर, ये सर्किट की हम स्टडी स्टेट पे बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक सर्किट नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो एट स्टडी स्टेट और साथ में क्या हो जाएगा, विथ आर लोड। स्टडी स्टेट और साथ में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, आर लोड। तो यहाँ पर हमारा जो चॉपर स्विच होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारा चॉपर स्विच हो गया। अब देखो यहाँ आर लोड कंसिडर कर रहे हैं तो फ्री व्हीलिंग डायोड की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आर लोड के केस में फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये सीधा कहाँ पर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आर लोड। ये हो गया हमारा क्या, आर लोड। यहाँ पर हमको प्लस माइनस आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है V0, यहाँ पर हमको I0 करंट मिल रहा है। ये हो गया सप्लाई वोल्टेज और ये हो गया सप्लाई करंट। ठीक है, ये क्या हो गया, सप्लाई करंट। तो इस केस में देखा जाए, ठीक है, इस केस में देखा जाए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सप्लाई करंट है वो किसके बराबर हो रहा है, सप्लाई करंट हमारा किसके बराबर है, लोड करंट के बराबर है। किसके बराबर है, लोड करंट के बराबर है। सप्लाई करंट हमारा देखो किसके बराबर है, लोड करंट I0 के बराबर है। तो यहाँ पर सप्लाई करंट को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सप्लाई करंट को मैं लिख सकता हूँ, ये आउटपुट करंट के बराबर, आउटपुट करंट को क्या लिख सकता हूँ, V0/R लिख सकता हूँ, V0/R लिख सकता हूँ। और V0 को क्या लिख सकता हूँ, V0 को लिख सकता हूँ अल्फा VS/R। ठीक है, तो ये मेरा एक इम्पोर्टेंट देखो। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने ये देखा कि ये जो सर्किट होगा ये क्या है, स्टेप डाउन चॉपर का है। ठीक है, स्टेप डाउन चॉपर का है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका स्टडी स्टेट पे इसका हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और साथ में हम आर लोड कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर सर्किट बना लिया। ठीक है, तो इसकी जो वेवफॉर्म हमारी क्या आई है, इसकी वेवफॉर्म आई है, देखो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर मिलेगा। कब, जब हमारा चॉपर ऑन हो तब। ठीक है, चॉपर ऑन होगा तभी ये स्विच कंडक्ट करेगा और स्विच करंट कंडक्ट करेगा तो यहाँ पर आर के अक्रॉस में वोल्टेज मिलेगा जब करंट फ्लो होगा। तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से। अब इसी को हमने देखा कि जब चॉपर ऑफ होगा तो क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा और कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा, तो आर के अक्रॉस में यहाँ पर वोल्टेज भी नहीं मिलेगा, मतलब जीरो वोल्टेज मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर आगे नेक्स्ट साइकिल में अगेन चॉपर ऑन होगा। ठीक है, चॉपर ऑन होगा तो हमको सप्लाई वोल्टेज मिलेगा किसके बराबर, आउटपुट वोल्टेज के बराबर मिलेगा। अब हमने यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज देख लिया है ना, विद द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म हम आउटपुट वोल्टेज को फाइंड किए। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, अल्फा VS। इसका आरएमएस निकालना होता है, कितना हो जाएगा, रूट अल्फा VS। इसी प्रकार यहाँ पर हम सोर्स करंट को लिखेंगे तो सोर्स करंट किसके बराबर है, तो सोर्स करंट हमारा लोड करंट के बराबर ही है। और लोड करंट को हम क्या लिखेंगे, आउटपुट करंट को आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई लोड या रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज कितना है, आउटपुट वोल्टेज हमारा है अल्फा VS/R। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या है, प्योरली DC नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, प्योरली DC नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स करंट हो गया। सोर्स करंट क्या है, यहाँ पर लोड करंट के बराबर है। सोर्स करंट किसके बराबर है, लोड करंट के बराबर है, जो कि क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। और आउटपुट वोल्टेज क्या है, अल्फा VS/R। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा
जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, प्योरली डीसी नहीं होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पर हार्मोनिक्स भी इंक्लूड होता है, ठीक है, या फिर एसी कंपोनेंट भी इंक्लूड होता है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज होगा, है ना, वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा अल्फा वी एस के बराबर होगा। एक ये क्या हो गया, डीसी कंपोनेंट हो गया, ये क्या हो गया, डीसी कंपोनेंट हो गया, ये क्या हो गया, डीसी कंपोनेंट हो गया। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, एसी कंपोनेंट भी होगा, ठीक है, एसी कंपोनेंट भी होगा। तो हम एसी कंपोनेंट को कैसे लिखते हैं, ठीक है, उसको फूरियर सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट हार्मोनिक्स एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पर इसका हम सी एन देखें तो सी एन क्या होगा, तो इसका सी एन हो जाएगा, ठीक है, इसका सी एन हो जाएगा यहाँ पर 2Vs बाई एन पाई, ठीक है, साइन पाई एन अल्फा, ठीक है, ये हो गया इसका सी एन। तो हम इसको लिख देंगे क्या, 2Vs बाई एन पाई साइन पाई एन अल्फा साइन एन ओमेगा टी प्लस फाई एन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसी कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज हो गया, आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या हो गया, डीसी कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट का फॉर्म में हो गया। अब देखो हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि देखो हम फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट तो कर रहे हैं, पर हम ये चाहते हैं कि जो आउटपुट मिले वो क्या हो, प्योरली डीसी कंपोनेंट है हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम एसी कंपोनेंट को क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, या फिर हार्मोनिक्स को हम क्या चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो एसी हार्मोनिक्स होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा, ठीक है, हम लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो जो हार्मोनिक्स वोल्टेज होगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हार्मोनिक्स वोल्टेज हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, एसी कंपोनेंट की बात करेंगे। तो जो आउटपुट वी नॉट एन होगा वो हो जाएगा 2Vs बाई एन पाई साइन पाई एन अल्फा फाई एन, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर कि यदि इफ एन अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है, इफ एन अल्फा इज इक्वल टू 1, यहाँ पर ये एन अल्फा की वैल्यू 1 रख देंगे तो साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो यहाँ पर साइन पाई, ये क्या है, मेरा साइन है, तो साइन पाई क्या है, साइन पाई की वैल्यू देखो क्या हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है। इफ़ एन अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर जो हमारा एसी कंपोनेंट होगा या फिर हार्मोनिक्स होंगे वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देन वी नॉट एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वी नॉट एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, वी नॉट एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि फॉर टू एलिमिनेट एन हार्मोनिक कंपोनेंट, ठीक है, टू एलिमिनेट nth हार्मोनिक कंपोनेंट, तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो अल्फ़ा होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, 1/n हो जाएगी, ठीक है, 1/n हो जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन हो गई काहे की, तो ये कंडीशन हो गई टू एलिमिनेट कंडीशन टू एलिमिनेट nth हार्मोनिक वोल्टेज,
तो यहाँ पर हमने क्या देख ली कंडीशन। तो हम क्या चाहते थे, हम ये चाहते थे कि आउटपुट में क्या हो, ओनली डीसी हो, ठीक है, एसी कंपोनेंट नहीं हो। तो एसी कंपोनेंट को यदि हमें एलिमिनेट करना है तो क्या होना चाहिए, एलिमिनेट करने के लिए एन अल्फा की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमने ये लिख दिया कि इफ़ एन अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो हार्मोनिक्स वोल्टेज हो जाएगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि एन अल्फा इज इक्वल टू 1 से क्या मिला, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/n हो गया, अल्फा की वैल्यू 1/n। तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी nth हार्मोनिक वोल्टेज को एलिमिनेट करने की, ठीक है। तो ये हमने नोट करवा दिया कि अल्फा इज इक्वल टू 1/n कंडीशन इज द कंडीशन टू एलिमिनेट nth हार्मोनिक वोल्टेज, ठीक है। अब हम जब भी इस एनालिसिस को देखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर ये आता है कि हमको एक फैक्टर मिलता है, ठीक है, एक रिपल फैक्टर मिलता है, ठीक है, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कितना हार्मोनिक्स इंक्लूड है, ठीक है, डीसी में। तो अब हम उसके बारे में बात करें। उसके बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर जो फॉर्म फैक्टर होगा वो क्या होगा, फॉर्म फैक्टर क्या होगा, ये हम हार्मोनिक एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हार्मोनिक एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हार्मोनिक एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा, तो फॉर्म फैक्टर हो जाएगा हमारा एफ एफ तो देखो हमारा जो फॉर्म फैक्टर होगा वो हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा आउटपुट का आरएमएस, ठीक है, जो आउटपुट वोल्टेज मिला था उसकी आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय आउटपुट का आरएमएस डिवाइड बाय आउटपुट एवरेज, ठीक है, आउटपुट आरएमएस डिवाइड बाय आउटपुट एवरेज, ये हो जाएगा हमारा आरएमएस और ये हो जाएगा हमारा एवरेज, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, तो आउटपुट का आरएमएस की बात करें हम तो हमको ये मिल रहा है फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी मिल रही है, तो यहाँ पर देखो जो फॉर्म फैक्टर हो जाएगा हमारा वो मिल रहा है आउटपुट का आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज क्या मिलेगा, तो देखो हमको आउटपुट आरएमएस मिल रहा था रूट अल्फा वी एस डिवाइड बाय जो एवरेज वोल्टेज मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, वो मिल जाएगा हमारा अल्फा वी एस। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमको फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी मिल रही है, तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू मिल रही है हमको 1/रूट अल्फा, कितनी मिल रही है, 1/रूट अल्फा। ये क्या हो गया, हमारा फॉर्म फैक्टर हो गया, किसके लिए, स्टेप डाउन चॉपर के लिए, ठीक है, इनके साथ हार्मोनिक एनालिसिस। तो फॉर्म फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर हो जाएगा 1/रूट अल्फा, है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो देखो हम यहाँ पर हमको वोल्टेज रिपल फैक्टर फाइंड करना है, वोल्टेज रिपल फैक्टर फाइंड करना है। तो वोल्टेज रिपल फैक्टर कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज रिपल फैक्टर तो वोल्टेज रिपल फैक्टर VRF क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज रिपल फैक्टर हमारा जो VRF होगा वो हो जाएगा अंडरवुड क्या हो जाएगा वोल्टेज रिपल फैक्टर, तो वो हो जाएगा अंडरवुड फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा हमारा क्या, वोल्टेज रिपल फैक्टर। वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा, अंडरवुड फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। तो ये हो गया हमारा क्या, वोल्टेज रिपल फैक्टर, ठीक है। वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज रिपल फैक्टर हो जाएगा फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। हम यहाँ से वोल्टेज रिपल फैक्टर को कैसे लिख सकते हैं, तो वोल्टेज रिपल फैक्टर को लिखने के लिए हम फॉर्म फैक्टर की वैल्यू लिखेंगे। तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 1/रूट अल्फा, ठीक है, इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे और माइनस में क्या कर देंगे, माइनस में हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो हमको यहाँ से वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या मिल जाएगा, तो हमको यहाँ से वोल्टेज रिपल फैक्टर मिल जाएगा 1/रूट अल्फा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/रूट अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा अल्फा -1, ये क्या हो जाएगा हमारा वोल्टेज रिपल फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये वोल्टेज रिपल फैक्टर हो गया। तो इस प्रकार से फाइनली मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज रिपल फैक्टर को √1 - अल्फा डिवाइड बाय अल्फा, ठीक है। तो
देखो हम यहाँ से क्या देखें, यदि हमको क्वेश्चन में ये दिया हो, ठीक है, हमको ड्यूटी साइकिल दिया हो और हमको वोल्टेज रिपल फैक्टर पूछा गया हो, तो हम यहाँ पर वोल्टेज रिपल फैक्टर फाइंड कर सकते हैं इन केस ऑफ स्टेप डाउन चॉपर। ठीक है, हम यहाँ से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि nth हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए कंडीशन क्या होगी। ठीक है, हम हार्मोनिक को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये देख लिया कि फॉर्म फैक्टर क्या होगा, तो फॉर्म फैक्टर होगा आउटपुट का RMS डिवाइड बाय आउटपुट का एवरेज। RMS वैल्यू क्या थी, रूट अल्फा वी एस, ये आउटपुट वोल्टेज की, और आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा वी एस। ठीक है, ये हमारा आउटपुट हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वोल्टेज का रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। फॉर्म फैक्टर क्या है यहाँ पर, तो फॉर्म फैक्टर हो जाएगा 1 बाई रूट अल्फा, इसी का स्क्वायर कर लिया -1, तो हमको यहाँ से मिला √1 बाई अल्फा -1। इसी को हमने आगे बढ़ाते हुए वोल्टेज रिपल फैक्टर को फाइनली क्या लिख दिया, तो वोल्टेज रिपल फैक्टर को हमने फाइनली लिख दिया √1 माइनस अल्फा और डिवाइड बाय अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ये पूछी जा सकती है जो मैं आपको बता दूं कि इन केस ऑफ स्टेप डाउन चॉपर आपको यदि रिपल वोल्टेज पूछ लिया तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम उसी को आगे लिखेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर क्या देखा, तो देखो हमने ये देखा कि हमको वोल्टेज रिपल फैक्टर मिला, वो क्या मिल गया, तो वोल्टेज रिपल फैक्टर मिला हमको 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा, ये मिल गया। इसका मतलब ये है कि यदि हमको रिपल वोल्टेज को या वोल्टेज रिपल फैक्टर को यदि हमको कम करना है तो इसके लिए हमको ड्यूटी साइकिल को क्या करना पड़ेगा, वेरी करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पर ड्यूटी साइकिल को यदि बढ़ाता हूँ तो मेरा वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वोल्टेज रिपल फैक्टर मेरा क्या है, घट रहा है। तो मैं यहाँ पर कंक्लूजन क्या देख सकता हूँ, कंक्लूजन ये देख सकता हूँ, ठीक है, कंक्लूजन क्या मिल रहा है यहाँ पर, कंक्लूजन ये मिल रहा है कि इफ अल्फा इंक्रीजेस, ठीक है, अल्फा इंक्रीज होगा तो हमारा वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या होगा, वोल्टेज रिपल फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अल्फा बढ़ाएंगे तो वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या होगा, तो वोल्टेज रिपल फैक्टर यहाँ पर घटेगा। अब फाइनली यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, रिपल वोल्टेज पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्या पूछ लिया जाता है, रिपल वोल्टेज पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा रिपल वोल्टेज। तो मेरा जो रिपल वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, तो रिपल वोल्टेज हो जाएगा वोल्टेज रिपल फैक्टर VRF इंटू आउटपुट। ये हो जाएगा क्या, रिपल वोल्टेज। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रिपल वोल्टेज क्या होगा, तो रिपल वोल्टेज हो जाएगा √1 बाई अल्फा -1 इंटू V0। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा रिपल वोल्टेज। ठीक है, यहाँ से क्या देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर यदि हम अल्फा को इंक्रीज करेंगे तो हम क्या करेंगे, रिपल वोल्टेज को यहाँ पर डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज में जो रिपल होगी उसको, उस वोल्टेज को, रिपल वोल्टेज को हम डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा, ठीक है, वो DC कंपोनेंट हमको मिल सकता है। कब, जब हम ड्यूटी साइकिल या अल्फा को बढ़ाते हैं तब। तो हमने यहाँ पर इसका एनालिसिस देख लिया। तो यदि मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दूं या पूछ लूँ कि यहाँ पर रिपल वोल्टेज क्या होगा, तो आप यहाँ पर इजीली बता पाओगे कि आप वोल्टेज रिपल फैक्टर फाइंड कर लोगे और आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर लोगे, और उन दोनों के प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट आप यहाँ पर बता सकते हो कि रिपल वोल्टेज क्या होने वाला है। ठीक है,
तो हमने क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि अल्फा को इंक्रीज करने पर जो वोल्टेज रिपल फैक्टर होगा, ठीक है, रिपल फैक्टर होगा वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अल्फा को वेरी करेंगे, तो अल्फा को वेरी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा को वेरी करने के लिए यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक तो हम जो ऑन टाइम है उसको हम वेरी कर लें, ठीक है। हम या तो ऑन टाइम को वेरी कर लें, क्योंकि देखो जो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू होती है टी ऑन बटा टी, ठीक है, टी ऑन बटा टी। या तो हम क्या कर लें, ऑन टाइम को वेरी कर लें, ठीक है, या तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल फ्रिक्वेंसी को ही वेरी कर लें, या फिर जो टाइम टी है उसको वेरी कर लें। तो यानी कि तो यहाँ पर देखो, जो हम जब ऑन टाइम को वेरी करते हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम बोल लेंगे यहाँ पर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको हम, तो इसको हम बोल देंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक के थ्रू हम यहाँ पर ड्यूटी साइकिल को वेरी कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टाइम टोटल टाइम टी यानी कि टाइम पीरियड टी को भी वेरी कर सकते हैं। या फिर हम इसको बोल देंगे क्या, देखो 1/t क्या होता है, 1/t होता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, मतलब हम टाइम टी को वेरी कर रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं। तो हम इसको एक टाइप क्या हो सकता है इसको वेरी करने का, वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के थ्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं we can vary the duty cycle alpha, we can vary the duty cycle alpha by following two techniques। इसको हम ऐसा लिख देंगे, है ना, वी कैन वेरी द ड्यूटी साइकिल अल्फा बाय यूजिंग टू मेथड्स, ठीक है। एक हो जाएगी हमारी क्या, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और एक क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है। तो हम यहाँ पर अल्फा को वेरी क्यों कर रहे हैं, हम अल्फा को वेरी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम वोल्टेज रिपल फैक्टर को डिक्रीज कर सकते हैं। और वोल्टेज रिपल फैक्टर को डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिपल वोल्टेज को कम कर रहे हो, ठीक है। तो हमें रिपल वोल्टेज को ही हटाना है, ठीक है, रिपल वोल्टेज को ही हटाना है, इसलिए हमको वोल्टेज रिपल फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और वोल्टेज रिपल फैक्टर को घटा कैसे सकते हैं, बाय वेरिंग अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा को हम कैसे वेरी कर सकते हैं, तो अल्फा को वेरी करने के लिए हमारे यहाँ पर दो मेथड होती है, एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होगी और होगी हमारी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम टोटल टाइम पीरियड T1 जो है इसको क्या कर देते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है, इसको वेरी कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर T1 हमारा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ये क्या होता है, ये फिक्स होता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये फिक्स्ड होती है, अभी टोटल टाइम पीरियड T फिक्स होता है। यहाँ पर क्या होता है, T1 फिक्स्ड होता है, यहाँ पर T1 फिक्स्ड होगा, और ये टाइम T इसको हम क्या करते हैं, वेरी कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। आप टाइम T को वेरी कर रहे हो, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हो। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम ओवरऑल टाइम पीरियड T को वेरी कर रहे हैं।
तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देख रहे हैं नंबर 1, हम देख रहे हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। हम क्या देख रहे हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। देखो जब भी हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दो सिग्नल को। एक होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या रेफरेंस सिग्नल या कंट्रोल सिग्नल, और एक होगा कैरियर सिग्नल। ठीक है, हम इन दोनों के मैग्नीट्यूड के कंपेरिजन के द्वारा हम यहाँ पर क्या करेंगे, पल्स को वेरी कर पाएंगे, यानी कि हम t1 टाइम को वेरी कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर वेवफॉर्म ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा उसको हम क्या करेंगे, हम रेड मार्कर से मार्किंग कर रहे हैं उसकी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया। इसको हम बोल देंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज। ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज हो गया। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, तो इसका जो सिग्नल होगा जो मैग्नीट्यूड होगा वो एम होगा, एम्पलीट्यूड। और यहाँ पर जो कैरियर सिग्नल होगा उसको हम किससे शो करने वाले हैं, तो जो कैरियर सिग्नल होगा उसको हम शो कर देंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, कैरियर सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैरियर सिग्नल हो जाएगा, ब्लैक से जिसको हम शो कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, कैरियर सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया और ये क्या हो गया हमारा, कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल या फिर कैरियर वोल्टेज। ठीक है, ये हमारा कैरियर सिग्नल हो गया और यह हो गया हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब देखो मैं आपको बता दूं कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, रेफरेंस भी बोल देंगे, या फिर उसी को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल सिग्नल भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो हम क्या करने वाले हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो जब कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशन हम डाल रहे हैं। ठीक है, हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि जब भी हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा, तब हमको आउटपुट मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पर कब मिल रहा है, ठीक है, ये कब मिल रहा है, तो यहाँ पर देखो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कैरियर सिग्नल कम है। यहाँ पर भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है। पर जैसे ही यहाँ पर क्रॉस हुआ उसके बाद देखो कैरियर सिग्नल ज़्यादा हो गया, किससे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से। इसका मतलब ये जो ड्यूरेशन होगी इसमें हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगी। ठीक है, इसमें हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि जो एम होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जब ज़्यादा होगा किसी कैरियर सिग्नल से तो हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, हमको आउटपुट मिलेगा, मतलब आउटपुट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। और जैसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होगा किससे, कैरियर सिग्नल से, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट हमको मिलेगा 0। क्या मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको जो आउटपुट मिलेगा वो किस प्रकार मिल रहा है, तो आउटपुट हमको कुछ इस प्रकार से मिल रहा है यहाँ पर कि देखो मैंने क्या बोला, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से, तब हमको आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। ये हो गया हमारा आउटपुट। इसको भी मैं कंटिन्यू कर दूं, इस प्रकार से ये भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर आउटपुट हमको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये हमारा आउटपुट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये एक साइकिल हो गई पूरी, ठीक है, ये कैरियर सिग्नल की एक साइकिल हो गई पूरी। तो मैं इसको यहाँ पर शो कर दूंगा टाइम टी से, ठीक है। ये इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, एक टाइम टी हो गया। फिर मैं इसको लिख दूंगा 2t, ये सेकंड साइकिल। तो यहाँ पर आउटपुट हमको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। अगेन हमको यहाँ पर आप आउटपुट कब मिलेगा, जब अगेन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ज़्यादा होगा किसी कैरियर सिग्नल से। तो यहाँ पर देखा जाए ठीक है, तो ये अगेन हमको मिल गया। और यहाँ पर देखो अगेन यहाँ पर क्या होगा, हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा कैरियर सिग्नल के मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ पर ये हमको क्या मिल गया, आउटपुट जीरो मिल गया। तो ये कौन सा टाइम है, तो ये हो गया टी ऑन टाइम, ठीक है, ये क्या हो गया टी ऑन टाइम, और ये क्या होगा, टाइम टी, ठीक है। ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब इसमें हम देखो क्या देख सकते हैं कि अब हम देखो यहाँ पर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कैसे कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम यहाँ पर अल्फा को वेरी कैसे कर सकते हैं। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हम क्या कर रहे थे, टी ऑन टाइम को वेरी कर रहे थे, और टोटल टाइम टी फिक्स्ड, मतलब ये जो टाइम है ये फिक्स्ड रहेगा। मतलब हम कैरियर सिग्नल का जो है ये टाइम का जो होगा फर्स्ट साइकिल, ये पूरी एज इट इज रहने वाली, इसको हम वेरी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर वेरी किसको करेंगे, यहाँ पर ऑन टाइम को। तो देखो यहाँ पर जैसे ही हम ऑन टाइम को वेरी करेंगे तो यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल के बीच में क्या होने वाला है डिफरेंस, वो हम देखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ से ऑन टाइम को यहाँ पर आगे शिफ्ट करूँगा, तो सॉरी यहाँ पर जैसे ही हम क्या करेंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के मैग्नीट्यूड को हम बढ़ाएंगे, ऊपर करेंगे। देखो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। तो जैसे ही ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं टच होगा। तो इससे मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो हमारा टी ऑन टाइम क्या होगा, टी ऑन टाइम हमारा वेरी हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, हमारा टी ऑन टाइम वेरी हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इफ एम इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे ही हमारा एम इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, हमारा टी ऑन टाइम क्या होगा, टी ऑन टाइम भी हमारा क्या होगा, वेरी होगा, इंक्रीज होगा, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि इंक्रीज होगा। और ये इंक्रीज होगा जिससे हमारा अल्फा क्या होगा, वेरी होगा। तो ये इस प्रकार से हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। और जैसे ही हमारा अल्फा यहाँ पर इंक्रीज होके वेरी होके इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो वोल्टेज रिपल फैक्टर होगा वो क्या होगा, डाउन होगा। और वोल्टेज रिपल फैक्टर डाउन होगा जिससे हमारा जो रिपल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, रिपल वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिपल वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब हमारा आउटपुट क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो ये हो गया हमारा क्या, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में एक साइकिल बन गया है कि हम किस प्रकार से, ठीक है, ये चेन बन गया कि हम किस प्रकार से आउटपुट वोल्टेज को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और रिपल को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, या रिपल फैक्टर को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार प्रैक्टिकली दिखा दूँ यहाँ पर कैसे होगा। तो जैसे हमने देखो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को यहाँ पर क्या किया, इंक्रीज किया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इंक्रीज किया। देखो जैसे ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इंक्रीज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब ये हमारा हो जाएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहाँ पर, यहाँ पे टच हो रहा है,
ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यहाँ पर टच हो रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो देखो अब हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हमको देखो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, कैरियर सिग्नल से ज़्यादा हो गया। क्या हो गया, कैरियर सिग्नल से ज़्यादा हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ क्या, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, इसको हम डैश लगा देते हैं। ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डैश हो गया, मतलब ये हमारा वेरिएबल हो गया, इंक्रीज कर दिया। अब इसको इंक्रीज किया तो हमारा देखो ऑन टाइम क्या हो गया, यहाँ पर ऑन टाइम अब क्या हो गया, देखो ऑन टाइम हमारा इस प्रकार से अब यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हमको देखो ये पल्स विड्थ वेरी हो गई, ऑन टाइम हमारा वेरी हो गया। यहाँ पर ये कौन सा टाइम हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, T1 डैश। T1 डैश मतलब हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि हम ऑन टाइम को वेरी करना है, ठीक है, ऑन टाइम को वेरी करना है, मतलब ऑन टाइम को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, ऑन टाइम को बढ़ा दिया। तो देखो हमारा ड्यूटी साइकिल अल्फा क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब हम T1 टाइम को वेरी कर रहे हैं तो हमारा अल्फा भी यहाँ पर वेरी हो गया। सेम केस हम यहाँ पर इसको ऐसा भी कंटिन्यूसली यहाँ पर इसको भी ऐसा लेके आते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा ड्यूटी साइकिल इस प्रकार से क्या होगा, वेरी हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा हमारा T1, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, T1 डैश, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक ये वेरी हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, हमारी पल्स विड्थ यहाँ पर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गया मतलब हमारा ड्यूटी साइकिल अल्फा क्या हो गया, वेरी कर गया। तो इस प्रकार से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि हम यहाँ पर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि देखो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसको हम रेफरेंस सिग्नल या फिर हम कंट्रोल सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को हम यहाँ पर कैरियर सिग्नल के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जब भी यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड यहाँ पर किससे ज़्यादा होगा, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा होगा, तो हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन है कि जब भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर हमको आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा, है ना। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कर रहे हैं और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, पल्स को यहाँ पर हम वेरी कर रहे हैं। पल्स को वेरी हम कैसे कर सकते हैं, तो पल्स को वेरी करने के लिए हमें T1 टाइम को वेरी करना पड़ेगा। तो हम T1 टाइम को वेरी कब कर सकते हैं, तो T1 टाइम को वेरी करने के लिए हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर पल्स की विड्थ बढ़ेगी। पल्स की विड्थ बढ़ेगी मतलब T1 टाइम वेरी हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा जो ड्यूटी साइकिल अल्फा है वो वेरी कर जाएगा। अब यदि इसके अपोजिट में यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को क्या करता हूँ, डाउन शिफ्ट कर देता हूँ, नीचे करूँगा तो इससे क्या होगा, देखो मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, तो इस प्रकार से देखो पल्स हमारी कितनी रह जाएगी, इतनी ही रह जाएगी, मतलब यहाँ पर पल्स वेरी हो गई है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख चुके हैं, ये हमारा एनालिसिस हो गया है। हम यहाँ पर कम्प्लीटली अब देख चुके हैं कि हमारा जो अल्फ़ा होता है वो क्या होता है, तो अल्फ़ा होता है T1/T। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम ऑन टाइम को वेरी करेंगे या पल्स को हम यहाँ पर वेरी करते हैं तो इससे हमारा ड्यूटी साइकिल अल्फ़ा भी यहाँ पर वेरी होगा। अब इसकी कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा इफ़ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो इससे क्या होगा, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे जो T1 टाइम होगा वो क्या होता है, इंक्रीज होगा। और जैसे ही T1 टाइम इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, अल्फ़ा इंक्रीज होगा। ठीक है, अल्फ़ा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसे ही अल्फ़ा हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है, यदि अल्फ़ा इंक्रीज हुआ तो उससे क्या होगा, अल्फ़ा इंक्रीज हुआ तो वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वोल्टेज रिपल फैक्टर डिक्रीज होगा, इसका मतलब हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हमारे यहाँ पर हमने देख लिया है
है ना। ये हमारा कंक्लूजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, यहाँ से हम कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि जैसे हम यदि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो हमारा ऑन टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, वेरी होगा। ऑन टाइम बढ़ेगा मतलब पल्स विड्थ बढ़ेगी, पल्स विड्थ बढ़ेगी, इसका मतलब यहाँ पर टी ऑन टाइम वेरी हो रहा है, मतलब ड्यूटी साइकिल अल्फा वेरी होगा और वो क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और यदि ड्यूटी साइकिल अल्फा बढ़ गया तो जो हमारा रिपल फैक्टर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, मतलब रिपल वोल्टेज हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिससे हमको आउटपुट हमारा बढ़ेगा, ठीक है। सॉरी, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एनालिसिस देख लेते हैं वो स्लोप का, ठीक है। कि यहाँ पर देखो स्लोप क्या है, तो यहाँ पर जब भी हम स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप को हम कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। तो जो स्लोप एम होगा वो क्या होगा, है ना। हम यहाँ पर स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप मतलब ये देखो कैरियर सिग्नल का स्लोप दिख रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पर स्लोप दिख रहा है किसका, कैरियर सिग्नल का, ठीक है। कैरियर सिग्नल का स्लोप दिख रहा है। स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो पैरेलल यहाँ पर जो हमारी नॉर्मल लाइन है, ठीक है, ठीक है। इस बेस से नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल में एम्पलीट्यूड कितना है, तो ये हो जाएगा हमारा कैरियर सिग्नल एसी के बराबर है, ठीक है। स्लोप की हम बात करें तो हमको देखो इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, तो ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y1, और ये क्या हो जाएगा मेरा x2 और ये हो जाएगा मेरा क्या, x1। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल रहे हैं, स्लोप m निकाल रहे हैं, स्लोप m निकाल रहे हैं। तो स्लोप m की क्या वैल्यू हो जाएगी, स्लोप m की वैल्यू हो जाएगा y2 बटा y1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, या फिर मैं x1 माइनस x2 लिखूँगा, क्या लिखूँगा, इसको मैं हाँ x1 माइनस x2 लिखूँगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा मेरा क्या, स्लोप लिख जाएगा। मतलब आपको स्लोप लिखना है तो आप यूँ चलो और देन यूँ इधर चलो, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे को स्लोप फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्लोप की बात करूँ तो स्लोप m हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो ये जो स्लोप m मिलेगा, तो स्लोप m क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ को नीचे शिफ्ट होना है। तो देखो आप नीचे शिफ्ट हो गए तो आपको क्या मिल रहा है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, AC, और y1 क्या है, 0। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से AC और ये हो जाएगा 0, तो AC माइनस 0, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई टाइम पीरियड t, ठीक है। अगेन एक स्लोप और हो सकता है। अब देखो यहाँ पर भी मैं इसको लिख सकता हूँ इस प्रकार से, इतना भी ओवरऑल स्लोप ये भी हो सकता है और ये भी स्लोप, दोनों स्लोप की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये y2 माइनस y1 देखो, तो यहाँ पे देखो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो ये हो जाएगा AM और ये हो जाएगा 0 लाइन, तो AM माइनस 0, तो इसको मैं लिख दूंगा क्या, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल AM और डिवाइड बाय यहाँ पर क्या टाइम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है हमको, तो एक्स एक्सिस पे ये कितना है, ये T1 है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर T1 मिलेगा हमको, यहाँ पर क्या मिलेगा, T1 मिलेगा। तो यहाँ पर स्लोप को लिख सकता हूँ AC बाई T और ये हो जाएगा M बाई T1। ये क्या हो गया, मेरा स्लोप हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये देख सकता हूँ कि इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिल रहा है, तो सॉल्व करने पे ये मिल रहा है कि मैं T1 को यहाँ ले आऊँगा, तो हो जाएगा T1 और T को एज इट इज रहने दूँगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तो AM यहाँ है डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, AC। तो हमको यहाँ से क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो T1 बाई T तो क्या है, T1 बाई T तो हमारा क्या है, ड्यूटी साइकिल अल्फा के बराबर है, ठीक है। ये किसके बराबर है, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, ड्यूटी साइकिल के बराबर है। तो हमको यहाँ से क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो ड्यूटी साइकिल अल्फा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है यहाँ पर कि हम ड्यूटी साइकिल अल्फा को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के टर्म में भी यहाँ पर हम
डिफाइन कर सकते हैं कि जो ड्यूटी साइकिल अल्फ़ा होगा वो क्या होगा, AM/AC, और ये तो होता ही है T1/T। ठीक है, यहाँ पर हम T1 को वेरी कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहे हैं, मतलब इससे क्या होगा, ड्यूटी साइकिल अल्फ़ा हमारा वेरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक में हमारा जो फर्स्ट वाला जो था पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वो हो गया। ठीक है, तो सॉरी, ड्यूटी साइकिल अल्फ़ा को वेरी करने के लिए जो हम दो मेथड्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट मेथड हो गई उसकी हमने बात कर ली है। अब हम सेकंड की बात करेंगे, तो जो सेकंड मेथड होगी वो क्या होगी, तो जो हमारी सेकंड मेथड होगी वो होगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करेंगे। तो देखो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मैंने आपको बताया था कि जो T1/T यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम फिक्स्ड रखेंगे। क्या रखेंगे, फिक्स्ड रखेंगे, फिक्स्ड रखेंगे। और यहाँ पर हम टाइम T को क्या करने वाले हैं, वेरी करने हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, टाइम T की वैल्यू कितनी है, तो ओवरऑल टाइम T की वैल्यू है T1 प्लस T ऑफ। अब यहाँ पर T1 को तो आप क्या रखने वाले हो, कांस्टेंट रखने वाले हो। ठीक है, इसको क्या रखने वाले हो, फिक्स्ड रखने वाले हो। इसका मतलब आप क्या करोगे, टाइम T को वेरी कैसे कर पाओगे, ओवरऑल टाइम T को वेरी करने के लिए आपको T ऑफ को वेरी करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, जो ऑफ टाइम है उसको आप यहाँ पर वेरी कर पाओगे, तभी यहाँ पर ओवरऑल टाइम पीरियड T यहाँ पर वेरी होने वाला, यानी कि तभी यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेरी होगी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/T। आप इसको वेरी करोगे तो आप इससे कर पाओगे फ्रीक्वेंसी को वेरी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर कंडीशन जो है वेवफॉर्म की तो सेम रहने वाली है। ठीक है, सेम वेवफॉर्म होगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो तो क्या होगा, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, वो तो एज इट इज रहने वाला है, मतलब ऑन टाइम को आपको एज इट इज रखना है। आप यहाँ पर क्या करोगे, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा करोगे। ठीक है, जैसे आप कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे जैसे टाइम T बढ़ेगा, ये कंडीशन होने वाली है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा तो आप फ्रीक्वेंसी वेरी करने के लिए आपको यहाँ पर दो चीज़ों का वेरिएशन कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन ये भी तो हो जाएगी कि आपको यदि ओवरऑल टाइम पीरियड T को यदि वेरी करना है, ठीक है, इसको वेरी करना है तो आपको इसको भी वेरी करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी वेरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को आप वेरी करोगे, सॉरी कैरियर सिग्नल के मैग्नीट्यूड को आप वेरी करोगे। ठीक है, कैरियर सिग्नल के इसको एम्पलीट्यूड को आप वेरी करोगे, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ओवरऑल टाइम पीरियड T क्या होगा, वेरी होगा। ठीक है, ओवरऑल टाइम पीरियड T वेरी होगा, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो T ऑफ होगा वो हमारा क्या होगा, वेरी होगा। और इससे हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा जो टाइम T होगा वो क्या होगा, वेरी होगा। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, इस प्रकार से हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने ये जो स्टेप डाउन चॉपर को पूरा एनालिसिस कर लिया है, जिसमें हमने ये देख लिया है कि हम यहाँ पर इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेवफॉर्म क्या होगी। ठीक है, आउटपुट करंट क्या होगा, सप्लाई करंट क्या होगा। उसके बाद हमने ये देख लिया, उसमें हमने एनालिसिस कर लिया कि हम हार्मोनिक्स इसमें आउटपुट वोल्टेज में दो कंपोनेंट होगा, एक डीसी कंपोनेंट और एक एसी कंपोनेंट। तो हम जो एसी कंपोनेंट है देखो वो अनवांटेड हो जाएगा, क्योंकि डीसी में तो हम ओनली डीसी को ही चाहेंगे। ठीक है, तो हम क्या होगा, जो अनवांटेड सिग्नल है या फिर जो हार्मोनिक्स है उनको एलिमिनेट करेंगे। तो उनको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं उसकी कंडीशन हमने देख ली। अब हम यदि हार्मोनिक्स
का एनालिसिस करने लगे तो हमने ये देखा कि फॉर्म फैक्टर क्या होगा स्टेप डाउन चॉपर के केस में। तो स्टेप डाउन चॉपर के केस में हमने देख लिया कि जो फॉर्म फैक्टर होगा है ना वो कितना हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की वोल्टेज रिपल फैक्टर, क्योंकि वोल्टेज रिपल फैक्टर जो होगा वो हम फॉर्म फैक्टर की हेल्प से ही हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो वोल्टेज रिपल फैक्टर हमने फाइंड किया। उसके बाद हमने ये देखा कि जो रिपल वोल्टेज होगा वो क्या होगा। तो रिपल वोल्टेज हो जाएगा हमारा वोल्टेज रिपल फैक्टर इनटू आउटपुट वोल्टेज। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि हमको यदि वोल्टेज रिपल फैक्टर को कम करना है या फिर रिमूव करना है तो इसके लिए हमें अल्फ़ा को वेरी करना पड़ेगा या अल्फ़ा को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने ये देखा कि हम अल्फ़ा को वेरी कैसे कर सकते हैं। तो अल्फ़ा को वेरी करने के लिए हमने दो मेथड्स की बात की, जिसमें एक हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक हो जाएगा हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हमने ये देखा कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में पल्स को वेरी करने के लिए हम t1 टाइम को वेरी कर रहे थे और ओवरऑल टाइम पीरियड t को फिक्स रख रहे थे। ये हो जाएगा हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम ओवरऑल जो टाइम पीरियड t है उसको क्या करेंगे, वेरी करेंगे, पूरे टाइम को वेरी कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इस प्रकार से हमने देख लिया कि इससे हमारा जो ओवरऑल टाइम पीरियड टी वेरी होगा और अल्फ़ा वेरी हो जाएगा, जिससे हमको यहाँ पर रिपल को हम हटा सकते हैं, ठीक है, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं जो भी। वैसे हमारी कंडीशन क्या रहती है कि हमें रिपल को हटाना होता है, ठीक है, एलिमिनेट करना होता है हार्मोनिक्स को। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्या देखा था, हम चॉपर जब बात कर रहे थे, हम स्टेप डाउन चॉपर की, ठीक है, जब हम स्टेप डाउन चॉपर की बात कर रहे थे, स्टेप डाउन चॉपर की हम जब बात कर रहे थे तो इसका सर्किट हमने क्या देखा था। तो सर्किट हमने ये देखा था, ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई वोल्टेज, और ये हो गया सप्लाई करंट, और ये हो गया सप्लाई वोल्टेज। ये था मेरा चॉपर स्विच, और इस प्रकार से ये हो जाएगा क्या, रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा प्लस माइनस V0 और ये हो जाएगा I0, ठीक है। अब हम ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्या, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या पूछ लिया जाता है, इनपुट रेजिस्टेंस, आर इन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, तो इनपुट टर्मिनल पे जो सप्लाई वोल्टेज वो और इनपुट टर्मिनल से जो सप्लाई करंट दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाएगा सर्किट में, वो उनका रेशियो होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा क्या, सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय सप्लाई करंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय सप्लाई करंट। तो सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर कितना दिया हुआ है ना, सप्लाई वोल्टेज कितना दिया हुआ है। तो सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा, सॉरी, सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ओ आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू है, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू है अल्फ़ा Vs, क्या है, अल्फ़ा Vs है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूंगा, Vs की क्या हो जाएगी, Vs की वैल्यू हो जाएगी V0 बाई अल्फ़ा, ठीक है। इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पुट करूँगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V0 डिवाइड बाय अल्फ़ा। और यहाँ पर देखो Is की वैल्यू क्या है, Is की वैल्यू I0 के बराबर है, ठीक है, Is की वैल्यू क्या है, I0 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, I0 की वैल्यू, Is की वैल्यू रख दूँगा जो कि क्या है, I0 के बराबर है। अब मुझे यहाँ पर देखो एट आउटपुट टर्मिनल, ठीक है, एट आउटपुट टर्मिनल रेजिस्टेंस आर क्या है, रेजिस्टेंस आर हो जाएगा V0 बटा I0, किसके बराबर है, रेजिस्टेंस आर क्या हो जाएगा, V0 बटे I0। तो मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगा, ठीक है, वैल्यू रखूँगा तो जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा R बटा अल्फ़ा के बराबर। तो ये कब हो जाएगा, ये हो जाएगा इन केस ऑफ स्टेप डाउन चॉपर। ये किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉर स्टेप डाउन चॉपर,
ठीक है, विथ आर लोड। तो क्या देख लिया, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंसेप्ट दिया है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें क्या दिया हुआ है कि इनपुट रेजिस्टेंस है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, इनपुट टर्मिनल पे जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो इनपुट टर्मिनल पे जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा, है ना, आउटपुट टर्मिनल पे जो रेजिस्टेंस होगा, लोड रेजिस्टेंस, वो डिवाइड बाय ड्यूटी साइकिल अल्फा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट कंटिन्यूस लेक्चर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।